हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भारत मायूस। हमला भी कश्मीर में और सज़ा भी कश्मीरियों को। उमर अब्दुल्ला की भारत से अपील कि हमें निशाना बनाना बंद करें। और सिंध सिर्फ दरिया ही नहीं, हमारी तहजीब भी है। इसमें पानी बहेगा या फिर भारतीय खून। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पाकिस्तान और इंडिया दो बड़े मुल्क हैं और दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, लेकिन दोनों के मिजाज में और रवैयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहलगाम का ये जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान ने इसकी फ़ौरन मज़म्मत की। भारत के इल्ज़ामात के बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हों, पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट ऑफ़र है कि किसी भी बॉडी से इसकी शफाफ तहकीकात करवा लें, हम कंप्लीट ताउन करेंगे। दूसरी जानिब जब बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ या उससे पहले भी जो 3 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, भारत ने उससे कभी कंडेम नहीं किया। एक तरफ तो ग्लोबल पावर बनने के ख्वाब देखना, दूसरी तरफ दहशतगर्दी को दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करना, BLA समेत और कई दीगर दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत करना, ये सब साथ साथ नहीं चल सकता। ग्लोबल लीडरशिप के ख्वाब देखने से पहले ज़रूरी है कि ख़ुद आप अपने रीजन में अपनी आइसोलेशन को दूर करें। श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, कोई भी आपकी हेजेमोनिक फ़ॉरेन पॉलिसी बर्दाश्त करने को मज़ीद तैयार नहीं है। हसीना वाजिद के दौर में जो बांग्लादेश भारत के कैंप में होता था, आज वो भी वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि दूसरे कैंप में मौजूद है। ऐसा क्यों है? ये भारत के जो डिज़ाइंस हैं, जो कि कम्प्लीटली एक बर्बरियत पे मबनी हैं, हेजेमोनिक हैं, उनकी वजह से क्या उसको ख़ुद ये रियलाइजेशन है कि वो अपने ख़ित्ते में तन्हा होते हुए एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर कैसे बनेगा? अगर इकोनॉमिक जायंट बनने की ख्वाहिश को देख लें तो भी इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेस टाइकून्स को जब आप अपना वक्ती तौर पे राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डेमोक्रेटिक फेस दिखाते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आसान काम है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, एप्पल स्टोर्स ओपन हुए, IT एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल बढ़ रही हैं, लेकिन क्या हर 2 साल के बाद वॉर मॉन्गरिंग करना और दीगर रीजनल पावर्स के साथ एस्केलेशन करना और माशी तरक्की ये साथ साथ चल सकते हैं? हर वक्त जंग की धमकियां देते रहेंगे, किसी का पानी बंद करते रहेंगे, कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहेंगे, तो कौन सा बिजनेसमैन है जो ऐसे मुल्क में सेफ फील करेगा जहां पे विजिलेंटे जस्टिस भी हो रहा है? सो फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान एंड थिंक अबाउट योर ओन कंट्री। पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड द हिंदुत्व आइडियोलॉजी वक्ती तौर पे शायद इलेक्शंस तो जितवा सकती है, लेकिन ख़ुद आपके मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है, इस पे क्या कोई सोच रहा है इंडिया में? लिहाजा जंग की धमकियां देना और बात है, मीडिया पे जंग को जीत लेना, हेट मॉन्गरिंग करना भी आसान है, लेकिन जंग भारत के लिए ऑप्शन नहीं है, ये वो ख़ुद भी जानते हैं और ऐसी आवाज़ें अब वहाँ पर उठ भी रही हैं। इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं, हमारे साथ बहुत स्टीम पैनल मौजूद है। जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। जनरल जाहिद, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, तो राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज गन फायर फॉर सेकेंड डे एज टाइज फ्रे आफ्टर अटैक। और इसमें स्टोरी में जो मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि जिस तरह इजराइल में नैरेटिव बिल्डिंग में आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनियों का वर्ड या पैलेस्टीनियंस का वर्ड जो है उससे रिप्लेस कर दिया गया है गाजन्स। अब वो कहते हैं गज़ा के रहने वाले। वो नैरेटिव इसी तरह बिल्ड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी, आपका नाम, आपकी एग्जिस्टेंस चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मुस्तकिल इस आर्टिकल में जो राइटर्स का मैं कोट कर रही हूँ, वो बार बार कश्मीर्स पुलिस हैज़ आइडेंटिफाइड 3 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग 2 पाकिस्तानी नेशनल, बार बार कश्मीरी पुलिस का जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये बताएं कि इन योर ओपिनियन ये जो चीज़ें एस्केलेशन की तरफ दोबारा गई हैं, बट जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया गया है ऑन द मीडिया वो उससे कहीं बड़ा है। सोशल मीडिया पे पैलेस्टाइन के रबल की जो तस्वीरें हैं वो नशर करके ऊपर लिखा जा रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी रावलपिंडी, दिस इज़ गोइंग टू बी लाहौर, और फिर इंटरनेशनल मीडिया का इस तरह रिपोर्ट करना कि कश्मीरी पुलिस इज़ डूइंग दिस। हाउ डू यू लुक एट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
ये मैं समझता हूँ कि एक पूरा रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन है जी। और ये कंक्लूजन्स और कुछ लेसन्स इन्होंने ड्रॉ किए हैं। जो आई मीन कि देखिए, जो लिक्विड पार्टी या बीजेपी का आप देख रहे हैं, वैसे भी मैं तो इनको हमेशा सिस्टर जमाते ही कहता हूँ जी। एक दूसरे के साथ इनका इतना जो इनकी थिंकिंग है, इनकी आइडियोलॉजी है और जो हेट बेस्ड इनकी पॉलिटिक्स है, इट इज़ अलाइक। तो ऑफ कोर्स इन्होंने काफ़ी इसको रिव्यू भी किया है बालाकोट में। आई थिंक 2019 के बाद दे मस्ट हैव कैरिड आउट अपना एनालिसिस किया होगा कि हमने क्या मिस्टेक्स किए और क्या मिस्टेक्स नहीं किए। देखिए 2025 तक इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स में ख़ास तौर पे जो उनका जो वॉच डॉग की एक पॉलिसी है या वॉच डॉग का एक जो रोल उन्होंने सो कॉल्ड अडॉप्ट किया है इन द इंडो पैसिफिक, तो उनको थोड़ी सी टेस्टेड अप्रूवल्स भी हैं। फिर जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनली ओवरऑल भी जी एक जो रूल बेस्ड सोसाइटीज या रूल बेस्ड नेशन सिस्टम था ना, वो चैलेंज है जी। और गाजा उसका क्लासिक एग्जांपल है। जितनी बुरे तरीके से जो जेनोसाइडल वॉर हुई है वहां पे, जिस तरीके से उसको अंडरमाइन किया गया, शायद ही दुनिया में कहीं हुआ वो जी ऐसे। और फिर बेहिसी देख ले, तो आई थिंक होल थिंग इज चैलेंज। तो उसी में ये पूरी अभी इंडिया जो है वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है। ऑफ कोर्स वॉशिंगटन की भी उसको अगर फुल अप्रूवल नहीं है तो कम से कम उसको एक अपने, चूंकि उसके मेन जो कंपिटिटर अप्रूवल शायद हो, या थोड़ी सी अप्रूवल उसको मिली हुई है, तो शायद मिली हुई है। बट ये तो देखिए, इनिशिएशन ऑफ थिंग्स, चीजों का शुरू करना, इट इज वेरी इजी। किसी वॉर का शुरू करना, बट एंड कौन करेगा, एंड स्टेट किसके पास होगी, नोबडी नोज। आई थिंक पाकिस्तान की जो सुपीरियर फिलॉसफी भी होनी चाहिए, प्लान्स भी होने चाहिए, सुपीरियर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, जहाँ पे हमारे जो एग्जिट पॉइंट्स हैं या जो एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अब वो क्या है उसको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर रिस्पॉन्स क्या माउंट करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए 1960 का जो इंडिया होगा ना, जब ये ट्रीटी साइन होगी, तो उस वक्त उसकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगी। 2025 की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब उस पर या तो मिड कोर्स करेक्शन लगाना चाहता है या सिरे से उसको खत्म करना चाहते हैं। वो फुट होल्ड गेन करने के बाद, कंप्लीट कब्जा करने के बाद, जो इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है, तो उसके बाद वो ऑफ कोर्स फिर अगर वो इनकरेज होगा, एम्बोल्डन होगा, तो वो हमारे कश्मीर और ये जो अभी हमारे पास है या जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज है, इन पे नजर रखेगा। जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। जमात साहब, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मेरे से बहुत बेहतर होगा, बट मैं एज अ लेमैन ये समझती हूँ कि एक तो जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि 60s का ट्रीटी है, ऑफ कोर्स। दूसरा, उन्होंने 60 से लेके अब तक उसको कितना ऑनर किया है, यू नो इट, आई नो इट, एवरीबडी नोज इट। वक्तन फवक्तन वाटर टेररिज्म करना ये रूटीन की बात है हमारे लिए, उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया ये हमारे लिए। फिर जिस तरह के उन्होंने डैम्स बनाए हैं वो भी हमें मालूम है, वक्तन फवक्तन फ्लड्स, वाटर खोल देना वो भी हमें पता है, डेटा शेयरिंग ना करना वो भी हमें पता है। अब ये सब कर लेना और उसके बाद इस बारे में ना सोचना कि अगर आप वाकई कोई डाइवर्जन्स चाहते हैं उस प्लान के लिए, आपने जो कुछ बनाना है उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ये आपको लगता है कि इससे वाकई हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है इमिडिएटली? लॉन्ग टर्म में तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन अभी एकदम से जैसे ही वो वाकया हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी को हिट करना, हाउ डू यू लुक एट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये गुजारिश करूं कि सिंध तास मायदा की जब ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त शुरू हुई 1948 में, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि 3 दरिया रावी, सतलज, ब्यास इंडिया को मिले। लेकिन अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट से और तकरीबन 9-10 साल ये बातचीत चलती रही, और उन दिनों पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शन थे और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया। और ये जो टर्म्स थी ये इंडिया की थी कि 3 दरिया हमें दिया जाए, वो एक्सेप्ट हो गई। अच्छा, अब ये देखें कि जब ट्रीटी का ड्राफ्ट एग्रीमेंट बन रहा था, उनको को मालूम था अब तो ये साइन हो जाएगा, तो उसमें उन्होंने ये डाल दिया कि जो 3 दरिया पाकिस्तान को दे रहे हैं उसमें से भी हमें कुछ दिया जाए। जैसे कि ट्रीटी में भी दर्ज है कि रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बना सकते हैं, स्टोरेज भी एक लिमिटेड है, एग्रीकल्चर यूज भी है, डोमेस्टिक यूज भी है, इंडस्ट्रियल यूज भी है, ये चीजें डाल दी। तो पाकिस्तान के डेलीगेशन ने कहा जी हमारा तो ये तस्वीर हो रहा था कि 3 दरिया उनके, 3 हमारे,
लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं, मुस्लिम आबादी है ऊपर, तो आप ये मेहरबानी करें। तो पाकिस्तान ने उनको वो भी अलाउ कर दिया। इसका मैं ये बताना ये चाहता हूँ ये किस तरह आगे बढ़ते हैं। राइट। अब 10 साल उन्होंने ये चीजें जो हैं ये एंजॉय किया ट्रीटी को विन करने के बाद। 10 साल के बाद थ्रू शेख अब्दुल्ला उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो दरियाओं की तकसीम है, इंडियन पंजाब को तो पानी मिल गया, कश्मीर के मुसलमानों का पानी आपने नीचे मुसलमानों को दे दिया है, पाकिस्तान में दे दिया, तो लिहाजा ये तो फेयरनेस नहीं है। तो वहां से ये जो है ना 71 की वार के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो गया कि ये टीटी को गजंद पहुंचानी है। और अल्टीमेटली जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए या उस वक्त के जो सरकारी कैपेसिटी में लोग थे, किसी ने ये बात नहीं की कि हम ट्रीटी को जो है इसको स्क्रैप कर देंगे या बंद कर देंगे। उनको ये कहना था कि इसमें रिवीजन होनी चाहिए। लेकिन जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं और इनका जो बेस है आरएसएस का, जहां इन्होंने अपना जो है आंख खोली और जवान हुए, तो उनका हिंदुवाता का जो है ना प्रचार वो उन्होंने सोसाइटी में घोल दिया और अल्टीमेटली उन्होंने फिर यार नारा लगा दिया कि हम पानी बंद कर देंगे। ये 2016 की बात है। और वहां से फिर उन्होंने यू टर्न लिया कि नहीं, हम तो ये सिर्फ जो दरिया हमें मिले हैं उनका जो पानी फालतू पाकिस्तान में जा रहा है वो बंद करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पॉपुलैरिटी जो है वहां पर गेन की अपने जो हिंदुइज्म पे। इसी बेस पे पॉपुलिस्ट लोग जो हैं वो थ्राइव करते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। एक तो रिलीजियस आइडियोलॉजी आ जाती है उनके हाथ में, उसके बाद उन्होंने उसको इम्पोज करना होता है वन वे और दी अदर। और इंडस वाटर ट्रीटी का एकदम ऐलान करना, मुझे ये लगता है इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं भी जनरल साहब की तरफ दोबारा जाऊंगी तो उनसे पूछूंगी कि जो वो फौरी कर सकते थे। बिहार में इलेक्शन हो रहा है, जेडी वैंस सारे बात कर रहे हैं कि डिग्नेटरी जब भी कोई वहाँ पहुँचे होते हैं तभी ये सब कुछ क्यों होता है। खुद नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में थे और उनके वापस आके जो एक हाई लेवल उन्होंने इजलास किया, उसके होने का भी नहीं इंतज़ार किया और 10 मिनट के अंदर इल्ज़ाम धर दिया पाकिस्तान पे। सो ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड तो लगता है, नो डाउट। बट मुबशिर बुखारी साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया को अगर देखें तो सोशल मीडिया पे तो लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अभी से कोई शिकस्त दे दी है, कोई जंग हो भी चुकी है। वहाँ जिस किस्म का जिंगोइज़म हो रहा है, वहाँ जिस किस्म की AI बेस्ड तस्वीरें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है ये रावलपिंडी है, कोई कह रहा है ये लाहौर है। उसके बाद जो खुद उनका अपना मीडिया है मेन स्ट्रीम, वी ऑल नो इट इज़ कंट्रोल्ड, वी ऑल नो दैट। डिस्पाइट इनमें कोई थोड़ी सी अकल, कोई थोड़ा सा जर्नलिज्म का एसेंस आपको बाकी नज़र आता है? बिकॉज ऑल दे आर डूइंग इज़ वॉर मॉन्गरिंग और कुछ हो ही नहीं रहा। हाउ डू यू लुक एट इट? बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहले तो सोशल मीडिया को आप छोड़ दें, जो ट्रेडिशनल मीडिया है और वो आज का नहीं, वो शुरू से एक अजीबो गरीब किस्म का जर्नलिज्म कर रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि आज भी मुझे 2 इंडियन चैनल से कॉल रही, आई रिफ्यूज, और मैंने कहा जी आप लोग जो हैं वो जर्नलिज्म नहीं करते। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो आपको बॉलीवुड की मूवीज की टोन जो है वो इंडियन न्यूज मीडिया के ऊपर नजर आती है और वो जिस तरह वो बोल रहे होते हैं तो स्पेस ही नहीं देते, हमारी तो आवाज़ ही दब जाती है। और सॉरी टू इंटरजेक्ट बट मुबशिर साहब, मुझे जब मैं इंडियंस के साथ उनके मीडिया पे देख रही होती हूँ और इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, मुझे ये लगता है कि वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम। हमें बोलने की तमीज़ है, हमें सुनने की आदत है, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के दूसरे के डिसएग्रीमेंट को एब्जॉर्ब करने की आदत है, वन वे और दी अदर। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे बहुत सारे मीडिया वाले इंतहाई सोबर रहते हैं, बल्कि बात तो यहाँ तक पहुँच गई, बड़ा चैनल था, वहाँ की खातून एंकर जो थी वो तो बिल्कुल उन्होंने एकदम येल करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उन्हें कहा देखिए कुछ चीजें होती हैं जो एथिकल जर्नलिज्म के जुमरे में आती हैं, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बड़ा पोलाइटली उन्हें कहा तो वो उस पर भी सीखपा हो गई। लेकिन मैं आपको इन सब ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ कि इंडियन मीडिया का माइंडसेट क्या है। इंग्लैंड में किसी मंदिर पे कोई हो गया क्रैश हल्का फुल्का
और उस पे अभी वो खबर ब्रेक ही हुई थी और मैं उस प्रोग्राम में था, उसमें गालिबन उनके चैनल बख्शी भी थे और दोनों हजरात मिलके ये कहना शुरू थे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में भी ये मास्टरमाइंड कर दिया, वहां पे हिंदू टेंपल पे हमला करवा दिया। तो मैंने उन्हें फिर कहा कि जनाब अली, लंदन बिहार की कोई रियासत, बिहार का कोई हिस्सा नहीं है, लंदन है, वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। तो आप बी केयरफुल। अच्छा, ये वाला जो मामला है ये अक्रॉस द बोर्ड इंडिया के ट्रेडिशनल मीडिया पे छाया हुआ है। सोशल मीडिया की तो बात ही ऐसी सूरत हाल में बेमानी हो जाती है ना, जब आपका ट्रेडिशनल मीडिया जिसको एथिक्स, वैल्यूज जो है वो प्रैक्टिस भी करने और फैक्ट चेकिंग अपनी इंट्रोस्पेक्शन। एग्जैक्टली। तो बुनियादी तौर पे वही है, जिंगोइस्टिक मीडिया है और अब उनके पास सिर्फ ये अपना मुंह पीटने के अलावा कोई चारा नहीं और उसके लिए बेहतरीन तरकीब ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलते रहिए, आपकी रेटिंग भी बढ़ती रहेगी। उसके बाद आप जो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं उनकी नजरों में भी अच्छे हो जाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो वी विल डिस्कस के अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऊंचे अज़ाइम रखना हर एक का हक है। इंडिया चाहता है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट सीट मिल जाए। इंडिया चाहता है ग्लोबल लैंडस्केप में डिसीजन मेकिंग में उसकी से हो, इकोनॉमी में उसको कोई बीट ना कर सके। बट वाइल यू हैव सच एम्बिशंस, आपका अपना रीजन आपसे तंग है, आप आइसोलेट हो चुके हैं। छोटे छोटे ममालिक, मालदीव ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, पाकिस्तान तो चलें राइवल ट्रेडिशनली रहा ही है, ये छोटे ममालिक भी आपसे तंग आ गए हैं बिकॉज जो हेजेमनी है दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। तो क्या इंडिया के अंदर ये बातचीत नहीं होती? क्या इनके माइंडसेट में कोई इनको ये समझाता नहीं है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती दैट दिस इज़ नॉट द वे? आपको इंगेजमेंट और कंटेनमेंट में कोई इक्वालिटी ही कोई बैलेंस ही क्रिएट कर लेना चाहिए। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल जाहिद, आई विल कम टू यू स्ट्रेट। मैंने ब्रेक से पहले जो बात की आप यकीनन सुन रहे होंगे। आपको लगता है कि वहाँ ये बातचीत भी होती है? क्यों एक कॉन्सेप्ट ही ये बन गया है भारत को लेके कि वो हर चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे करना चाहता है? अगर हम P5 की एग्जांपल भी ले लें, जो वर्ल्ड 5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके रुकती हैं। ऑल्दो आजकल व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन तो जो अमेरिका कर रहा है उस पर भी बात करनी जो है वो फजूल ही है, बट फिर भी कोई ना कोई लाइन होती है। उनकी कोई 250 ईयर्स की हिस्ट्री है जिसमें उन्होंने कोई अपना वैल्यू सिस्टम पहले डेवलप किया, अपने लोगों के दिल जीते हैं, अपने इंटरनल सिस्टम्स में काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन इंडियन अज़ाइम देखें और जो वो खुद डोमेस्टिकली अपने लोगों के साथ कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी। अब इसी वाक़े की मिसाल ले लें, कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें तो दुश्मन ना समझें, हम ही पे अटैक हुआ है और आपने हमें ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। बिकॉज BBC ने रिपोर्ट किया है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 1000 स्टूडेंट्स। या हाउ डू यू लुक एट दिस? जी जुनेरा, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारा जो जिसकी मैं पहले भी बात करता, जो रूल बेस्ड सोसाइटी और रूल बेस्ड नेशन सिस्टम्स या नेशंस वर्ल्ड एक फंक्शनिंग है, दैट इज अंडर स्ट्रेस। थोड़ा सा ना विम्जिकल हुआ है जी। अभी यही 2015 में आप वाशिंगटन की एग्जांपल देखें, 2015 में वो ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा किया जाता है। और 2018 में ट्रंप आते हैं, वो विम्जिकल होके एक उससे वॉकआउट विड्रॉ कर जाते हैं, ये विड्रॉ कर देते। यही इंडिया, अच्छा इंडिया एक बड़ी मजेदार कंट्री है जी। ये सारों के वो देखता रहता है टीवी, वो अपने वो होता है ना, जिस तरह गांव में कुछ औरतें होती है जो उनको अपने घर पे कम तवज्जो होती है, बाकी घरों से वो देख के वो अपना सारा सिस्टम तबाह कर। माय अपॉलॉजीज में फीमेल, चले मर्द भी इसी तरह के, ओके, तो माय अपॉलॉजीज, थैंक यू, दिस इज अ वेरी रूड एंड स्मॉल। तो मर्द भी ऐसे होते हैं, वो अपने से ज्यादा तवज्जो दूसरों पे दिए होते हैं। अच्छा, वो हर मॉडल उठा के ना इस रीजन में लगाने की कोशिश करें। देखिए जुनैरा, इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंज किसी मिलिट्री को, किसी डिप्लोमेटिक मनूवर को, किसी फॉरेन पॉलिसी को या पॉलिटिक्स को करना, उसको काउंटर करना नहीं है। पाकिस्तान का और इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है हिंदुत्व माइंडसेट को आपने काउंटर करना है, आइडियोलॉजी को काउंटर करना है। और इस आइडियोलॉजी को काउंटर करने से पहले आपने अपनी प्रोटेक्शंस लगा। अच्छा, वो अपनी आइडियोलॉजी को परसू करे,
कोई बात नहीं, लोग करते हैं जी। देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स हमने यही पढ़ा लिखा और देखा है कि पॉलिटिक्स इज परसुइंग योर, आपकी पावर ग्रैबिंग है थ्रू शरेड। कोई आइडियोलॉजी पे कर रहा है, कोई रिलीजन पे, कोई राइट्स के कवर में कर रहा है, कोई पॉपुलिज्म पे कर रहा है, इकोनॉमिक्स की वजह से। तो आपने और कुछ साइकोलॉजिकल आपने कुछ चीजें की है, फिलॉसफी ले, लेकिन एंड आपका पावर गेनिंग है जी, आप वांट टू गेन पावर। तो ये भी एक शरेड उन्होंने सामने रख के अब इसकी एप्लीकेशन हो गई है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान एंड द होल रीजन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कभी वो टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट अपना बना लेते हैं पॉलिटिकल वेज के लिए, फिर हिंदुत्व की सबसे ज्यादा जो इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में है ना जी, उनको अपनी एग्जिस्टेंस की, जो कायदे आज़म ने कहा था कि जो इंडिया के साथ मुसलमान रह जाएंगे वो तो अपनी एग्जिस्टेंस की जंग ही लड़ते रहेंगे। आज मुसलमानों ने कल जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उन बेचारों को बताना पड़ता है कि भाई हम इंडियन, रोज साबित करना पड़ता है उन्हें। जी हाँ, तो दे आर स्ट्रगलिंग। सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्रगलिंग को कम्युनिटी है तो वो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो मुसलमान हैं जिन पे वक्फ बिल लगा दिया गया है, जिन पे 370 लगा दिया गया है, जिन पे 35A लगा दिया गया है, जिन पे काउ स्लॉटरिंग की कुछ चीजें आ गई है, कहीं पे स्टेटलेस कर दिया गया, उनको सिटीजनशिप बिल लगा दिया गया। सबसे ज्यादा तो अपने मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। और अब देखें ये इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी और इतनी खतरनाक सोच है कि इन्होंने ये जो ड्रामा लिखा है, ये जो स्टेज किया है पूरा ड्रामा, इसका जो स्क्रिप्ट लिखा है अपने ही लोगों का खून बहा के, अपने ही लोगों के खून से इस ड्रामे को लिख के अब इसको परसू कर रहे हैं जी। तो दिस इज अ मैड एप्लीकेशन है मोदी की, अमित शाह की। आई थिंक उसकी कुछ लास्ट लेग भी चल रही है, इसलिए दे आर एक्चुअली डेस्परेट फॉर समथिंग, यूं भी लगता है। बिकॉज देखिए वो ये अपने टाइम में करना चाहते हैं जुनेरा, लेकिन मैं देखिए आई एम अ मिलिट्री मैन, मैं कभी इंटेंशंस या होप पे पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। मैं ये ग्रांट करता हूं कि हिंदुत्व विल कंटिन्यू। मोदी की बदरू निकलेगी तो अमित में चली जाएगी, अमित से निकलेगी तो डोवल में, बी सी डी की। अगर एक 10 साल का बच्चा यहाँ पर फाइनली प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, किसी वक्त वो वर्ल्ड में टेररिस्ट डिक्लेयर था, उसकी ट्रैवल बैन्स लगे हुए थे, तो ऑफ कोर्स फिर हम क्या ही बात करें। और आइडियोलॉजी की रूट्स जो होती हैं वो तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। यू आर वेरी राइट अबाउट इट। जमात अली शाह साहब, हमने देख लिया हेट बेस्ड आइडियोलॉजी है हर स्टेप की बैकग्राउंड में, यानी जो भी वो कर रहे हैं उसकी एक बेस है। अब आप हमें ये बताइए कि हमें कितना परेशान होने की ज़रूरत है कि जो वाटर ट्रीटी के साथ करने जा रहे हैं, डू वी नीड टू वरी? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं दरअसल मेरे वक्फे से पहले जो है यही बात मैं करना चाहता था कि अब इस जो लेटर इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उससे तो यही है कि ट्रीटी अभी अलाइव है और ट्रीटी का मैकेनिज्म जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इन चीज़ों को बड़ी गौर से देखना चाहिए है कि इसके पीछे जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी का मतमय नज़र क्या है। वो तो बात समझ आती है, दूसरी जो चीज़ें हैं जो वीज़े कैंसिल किए या आना या जाना है वो तो रेसिप्रोकल बेसिस पे है। लेकिन ये ट्रीटी में जो उन्होंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं उनका तो दूर दूर ट्रीटी से तलक ही नहीं है, ना उनका वाटर शेयरिंग से है, ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से है। तो वो एकदम जो है इस तरह की चीजें जो है वो डालकर और कहीं पे फसाद हो जाए और ट्रीटी को एब्रोगेट कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई प्रोविजन ट्रीटी में नहीं है इसको सस्पेंड करने की, ना एब्रोगेशन की है, ना स्क्रैप करने की है, और ना इससे अभी जो है इमीडिएटली पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जो मेंटालिटी जो है मोदी की या इंडियन अभी जो है उसको टो कर रहे हैं, हमें खबरदार होना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हम आगे इसको सेव करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। क्या हम कोई एक थिंक टैंक डेवलप करें, इसमें हम कुछ लोगों को ऐसे इकट्ठा करें जिसमें लॉयर हों, जिसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, क्यों नहीं हम उनसे राब्ता कर रहे हैं? नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, पहले देखें जी उनका ये एक्शन है उसको वे करना है, हमने सोचना है मिलकर कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का देखें जी, वर्ल्ड बैंक का तो हमारे 2 किशु उनके पास पड़े हैं और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को बुलाया और नहीं आ रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो है वर्ल्ड बैंक अच्छा, वैसे इसका क्या हाल है जमात साहब? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, वो इतने हठधर्म हैं, उनको कोई बुलाता है वो आते नहीं है, वायलेशंस वो करते रहते हैं, अभी भी जो कर रहे हैं वो हमारे सामने है।
ऐसी एंटिटी से, ऐसे माइंडसेट से हम कैसे निपटें? और पानी इज अ लाइफलाइन। देखिए, मैं समझता हूँ कि लेकिन दुनिया को जो है ना साथ लेकर चलना होता है। हमें तमाम ये एंडेवर्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी अगर पानी में कमी आती है, अभी तो इमीडिएटली तो नहीं कर सकते, लेट्स सपोज 1, 2, 3 साल बाद आती है, या उसमें कोई डाइवर्शन आउट ऑफ दीज रिवर्स करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये जो 25-30 करोड़ जो मुसलमान होंगे या जो इधर अवाम है हमारी, ये पानी के बगैर जो है जिंदा रहेंगे? ऑलरेडी हम टॉप 10 में आ गए हैं वाटर स्केर्स कंट्रीज में, सो दिस इज एक्चुअली अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए, यही है ना कि अगर यहाँ पर फूड और सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा, तो ये बावर कराने की जरूरत है दुनिया को कि पाकिस्तान इंडिया फ्लैश पॉइंट बन जाएगा डेटरेंस की वजह से। तो अल्टीमेटली फिर जैसे तमाम ये लोग कह रहे हैं कि वार जो है वो पाकिस्तान तो नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पानी जो है वो वापस तो लेना है। अगर इम्पोज की गई तो फिर जवाब तो हम देंगे, जवाब तो फिर देंगे, टेबल पे तो लाना पड़ेगा। और टेबल पर लाने के लिए जाहिर है कि जो एक पल्स है उस पर हाथ रखना फिर पड़ता ही है, वो जाहिर है फिर जब टाइम आएगा तो। लेकिन यह है कि पहले से हम नहीं समझते कि इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी, लेकिन इसको हमेशा इंडिया ने ये जो कमजोरी जाना है, वो मेरे ख्याल है उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो 1960 वाला माहौल या वो नहीं रहा कि वो वर्ल्ड 1960 में तो खैर हम न्यूक्लियर पावर भी नहीं थे। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जमात अली शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में सारी बात को एक्सप्लेन किया। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके मुबशिर बुखारी साहब से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के माइंडसेट बहुत टीयर्स पे हैंडल करना पड़ता है। वी नो मिलिटरीली वी कैन रिस्पॉन्ड वेरी वेल, डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को अभी तक वो नहीं अचीव हो सका इन 72 आवर्स में, इन 4 दिनों में जो वो अचीव करना चाह रहे थे। बड़े बैलेंस्ड बयान आए हैं इवन यूएस की तरफ से भी। लेकिन इस माइंडसेट की जो थ्रेट है और इस माइंडसेट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों पे अब आने जा रहा है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। मुबशिर साहब, शो से पहले, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, माइंडसेट को फाइट करना सबसे मुश्किल काम होता है। हमने रीजन में ऑलरेडी तालिबानाइजेशन देखी है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भुगत चुके हैं जिसकी बेस आइडियोलॉजी ही थी। नाउ दिस इज़ अनदर थिंग जो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें किसी ने क्वेश्चन रेज़ किया हुआ था कि व्हेन वेजिटेरियंस बिकम विजिलेंटेस, तो फिर आप क्या करें? यानी कि मज़हब तो कोई भी बुरा नहीं है, मज़हब तो सारे ही अमन का दर्स देते हैं। नेहरू और गांधी होते तो शायद ये सब ना हो रहा होता, आई एम ओनली अज्यूमिंग। लेकिन अब ये जो विजिलेंटे जस्टिस का सिलसिला खुद अंदर वो अपने मुल्क में भी कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि फिर बाहर तो वो कुछ भी करेंगे। हाउ डू वी डील विद दिस थ्रेट? आपने सही फरमाया कि ये जो माइंडसेट होता है ना, बुनियादी तौर पे ये प्रॉब्लम ही होती है नेबर्स के लिए, और इसलिए नेबर्स खुश भी नहीं है ज्यादा इंडिया से। लेकिन पहले हम इंडिया की तरह इस माइंडसेट का असर उनके अपने ऊपर क्या हो रहा है वो देखते हैं। आज आपको वो सीएम का स्टेटमेंट सामने आ गया कि ये जंगी अज़ाइम को छोड़िए, ठीक है, जिसपे पूरी बीजेपी जो है उनको, आम आदमी पार्टी को और उनके लीडर्स को क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ यही माइंडसेट है जिसकी वजह से इंडिया में इस वक्त 28 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो कश्मीर और खालिस्तान तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप माओइस्ट को देख रहे हैं, नक्सल को देख रहे हैं, और वहाँ पे पूरा इंडिया जो है उन तहरीकों की जात में है। और फिर दलित की तरफ से अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, और वो भी एक बड़ी तहरीक में जो है वो कन्वर्ट होने का जो है वो चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये, जुनैरा, मैं चूंकि इंतहा पसंदी के ऊपर मुसलसल लिखता रहा हूँ और लिख रहा हूँ, अब मुझे ये अंदाजा होता है कि इंतहा पसंदी शुरू में तो किसी भी कौम को बड़ा वो फैसिनेट करती है, लेकिन अल्टीमेटली ये उस मुआशरे को खुद ही निकल जाती है और फिर वो मुआशरा क्रम्बल हो जाता है। तो फिलहाल तो भारत को अंदरूनी चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो यही है, इंतहा पसंदी, जो कि उसकी हुक्मरान पार्टी अपने शहरियों में फैला रही है, जिसका नतीजा वो कुछ भुगत रही है और आने वाले वक्तों में मजीद भुगतेगी। अब अगर हमारी तरफ आप आते हैं कि हमें कैसे टैकल करना चाहिए, तो देखिए, हमें टैकल करने के
अच्छा, ये बात भी मैं कह दूं, जनरल साहब इधर बैठे हैं, शायद सुन रहे हो, इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, कोई लार्ज स्केल नहीं करेगा। ये छोटी मोटी गन फायर जो कि रूटीन में होती रहती हैं, यानी ये वाकया ना भी होता उससे पहले भी माजी में होती रहेंगी और ये होती रहेंगी। असल में जो मुझे अंदेशा है वो ये है कि जिस तरह वो पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो हैं तेज करने पड़ेंगे, वन। दूसरा, वाटर क्राइसिस जो है अल्टीमेटली हमें 4-5 साल बाद जमात शाह साहब कह रहे थे आना ही है। हम ऑलरेडी ग्लेशियर पिघलने का भी देख रहे हैं, उसके लिए भी हमें पॉलिसी बनानी है। ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह पे एक चैलेंज है, इनसे निपटने के लिए हमें एक जामे हिकमत अमली करनी पड़ेगी। और जहाँ तक वॉर का ताल्लुक है, वो अल्टीमेटली अगर नेगोशिएशंस के जरिए हम इस कश्मीर इशू को सेटल नहीं करते, अगर नहीं होता, यानी उसमें इंडिया तो ज्यादा उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके बाद हमारे लिए कम से कम कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर वो डाइवर्शन पे जाते हैं कि दरियाओं का रुख बदल दें, पानी को ज्यादा होल्ड बैक करें, तो हमारे पास इंटरनेशनल मीडिएशन अगर नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा? फिर यही होगा कि जनाब अली हम वो जो आइडिया डिस्कस हो रहा है थिंक टैंक का, जिसमें वाटर एक्सपर्ट्स भी हों, जिसमें डिप्लोमेट्स भी हों, वो बहुत सही है, उस नीड ऑफ द आवर है। इंटरनेशनल मीडिएशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी जगह पे तैयारियां करनी पड़ेंगी और उसके लिए सबसे पहले हमें भी अपने मुआशरे से इंतहा पसंदी और उनके इंतहा पसंदाना नजरियात के हामी अफराद को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा मेंटली कि भाई ये ठीक नहीं है, अब ये चीज टॉलरेट नहीं होगी। अगर हम पहले सॉफ्ट रहे भी हैं तो अब नहीं हो सकती, बिकॉज अब थ्रेट इससे बड़ा है। जनरल जाहिद, हमें ये सारा मामला इंटरनेशनल मीडिएशन के बगैर हल होता नज़र नहीं आ रहा, बट गिवन द सिनेरियो कि हम ये पहले बात कर चुके हैं कि यूएस ने जितना स्ट्रेटेजिकली इक्विप किया है इंडिया को, वो भी एक रियलिटी है। क्यों किया है? हमें पता है कि इंडिया जो कुछ ख़रीद रहा था पिछले 3 सालों में, जितना असला ख़रीदा है वो किसी के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए ही ख़रीद रहा था। चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो कभी जाएगा नहीं, एक दफ़ा एस्केलेशन करके उसने देख लिया हुआ है। तो जब दुनिया टैसिट अप्रूवल के साथ चल रही हो, दुनिया कंप्लेसेंट हो, ये जो लिप सर्विस होती है डिप्लोमेसी की, मैं उसमें इतना बिलीव नहीं करती। तो क्या हमें रियलिस्टिकली ये समझ लेना चाहिए कि हमें इस जंग को खुद ही लड़ना है और हमें खुद ही अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा एट ऑल लेवल्स? जी बिल्कुल ज़ुनैरा, आपने यू हैव हिट द बुल। देखिए, फॉर दैट मैटर ये ऑप्शंस आपकी इम्प्रूव करती हैं जो आउटसाइड सपोर्ट होती है, ये आपकी ऑप्शंस नहीं होती। आपकी ऑप्शंस वही हैं जो आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर और आपका अपनी जो सोसाइटी आपकी अवेलेबल है, अवाम, गवर्नमेंट और मिलिट्री, ये मिलकर एक स्टेट बनाती है जी। तो आपको अपनी आवाम को स्ट्रेंथन करना होगा, अपनी गवर्नमेंट को, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सीधा करना होगा और अपनी मिलिट्री के पीछे खड़ा होना होगा और उनको ताकतवर बनाना होगा। अगर आपने स्टेट का रिस्पांस देना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। देखिए, आप कोई वैल्यूएबल चीज होंगे तो फॉरेन कंट्री भी आपके साथ मिलकर कोई अपनी पॉलिसी चलाएगी ना, चाहे चाइना ही क्यों ना हो, कितने अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, वो अपने इंटरेस्ट उसने गार्ड कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट उस पार्टनर पे करेगी जिसके अपने अंदर वो देखेगा कि यार इसकी कुछ पोटेंशियल है, कुछ चीजें इसके अंदर हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप अपने वो कहते हैं ना, आप अपने आप को जरा शोकेस तो करें कि जी लुक, वी आर हियर इन दिस रीजन, we are the guarantors of the stability in this region, we are the guarantors of the international stability। और stability के अलावा this is a cruel world ज़ुनैरा। लेट्स, जिस तरह आप रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं, मैं भी आपको रियलिस्टिक बताऊं कि आपने अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, सबको ये बताना होता है कि आपको हमारे साथ मिलने से आपको क्या फायदा होगा, where we are serving your interest, कहाँ पे आपका सर्व कर रहे हैं। बाकी ये इमोशंस, ब्रदरहुड, उम्मा, अफगान ब्रदर्स, कुर्बानियां दी, हम पीसफुल नेबर्स, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, ये फिक्शंस में आप चले गए हैं, पास्ट में चले गए हैं। 2 + 2 = 4 के साथ हमने अपनी पॉलिसी को आगे लेके जाना होगा, 5 और 3 नहीं हो सकते। जनरल जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुबशर बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगर मैं कंक्लूड करूँ इस सारी डिस्कशन को, तो वो यही है कि बड़ा रियलिस्टिकली, और इंटरनेशनल अफेयर्स में रियलिस्ट थ्योरी कहती भी यही है, इमोशंस पे ना जाएं, लिप सर्विस पे ना जाएं, कोई किस चीज़ का वादा कर रहा है उस पे ना जाएं, ये देखें सामने क्या है।
रियलिटी को फेस करें और अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। तो रियलिस्टिक गोल्स में फूड सिक्योरिटी का पहले ही मसला है, वाटर सिक्योरिटी का पहले ही मसला है, क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ में है, वाटर स्कैर्सिटी में हम 10th नंबर पे हैं, और ऊपर से इस तरह का आपके ऊपर अगर एक जो आपका दुश्मन है वो एक वाटर टेररिज्म टाइप की मूव्स करना शुरू हो जाए, दैन यू हैव टू थिंक थ्रू। आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और बड़ी प्रोएक्टिवली हर लेवल पे इंगेज करना पड़ेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। आई विल सी यू टुमारो।